सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र राज्य के हजारों हजार कार्यकर्ताओं की इस वर्चुअल रैली में हम सबके मध्य जहां एक और हजारों हजार कार्यकर्ता विराजमान हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा यशस्वी नेतृत्व भी विराजमान है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के बहुत ही यशस्वी नेता माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे राज्य मध्य प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी में जिनको मौलिक चिंतक के रूप में जाना जाता है, ऐसे माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और महाराष्ट्र की प्रभारी बहन सरोज पांडे जी, मेरे साथ केंद्र में कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, आदरणीय राव साहब दानवे साहब, आदरणीय गिरीश बापट जी, आदरणीय सुधीर मुटंगीबार जी, आदरणीय बावन कुले साहब, आदरणीय पंकजा ताई, आदरणीय विजय ताई राहतकर और इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस रैली से जुड़े सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मेरा निश्चित रूप से यह सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों से बातचीत करने का ये अवसर मुझे प्रदान किया। मैं इस मौके पर अपनी ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन हमारे जीवन में भी, भारतीय जनता पार्टी के जीवन में भी और भारतवर्ष के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर की धरती पर हुआ था। प्रतिवर्ष हम डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन मन में एक टीस हमेशा रहा करती थी कि डॉक्टर मुखर्जी ने जिस उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वह उद्देश्य आज भी अधूरा है। मैं इस वर्चुअल रैली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूं और उनके चरणों में नमन करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की राजनीति में हमारी विचार यात्रा का उद्गम 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ। 1951 में भारतीय जनसंघ बहुत छोटा राजनीतिक दल था। शायद उस कालखंड में हमारे नेतृत्व को यह भी आशा नहीं रही होगी कि किसी नगर पालिका में हमारा पार्षद भी आज जीतेगा।
लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं, हमारे नेतृत्व के पास उस समय संख्या बल कम था, लेकिन संकल्प बल बहुत मजबूत था। और इस संकल्प बल के सहारे दल की स्थापना 51 में हुई और 1953 में कुछ ही समय बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, इस आंदोलन की घोषणा की। जब यह घोषणा हुई तो लोगों को लगता था कि जनसंघ बहुत छोटा सा दल है, यह आंदोलन करेगा भी तो भारत सरकार के कान पर जूं भी नहीं रहेंगी। डॉक्टर मुखर्जी के सहयोगी साथी जो उस समय रहे होंगे, उन सब ने डॉक्टर मुखर्जी को यह समझाने का प्रयत्न किया कि अभी यह जल्दबाजी है, जनसंघ को थोड़ा और सशक्त करिए, जन आधार को और बढ़ाइए, जनमत को अपने साथ लीजिए और फिर इतने बड़े उद्देश्य के लिए आंदोलन का शंखनाद करिए। उस समय के गृह मंत्री डॉक्टर सरदार पटेल ने भी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अच्छे और अभिन्न मित्र थे, उन्होंने भी उनको समझाइश देने का प्रयास किया। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का संकल्प बल बहुत मजबूत था और उस समय के समझाइश देने वाले लोगों को डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मेरा दल छोटा जरूर है, मेरे दल की संख्या जरूर कम है, लेकिन मैं जिस पवित्र उद्देश्य के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए यह आंदोलन कर रहा हूं, यह आंदोलन सफल होगा। और अगर इस आंदोलन को करते हुए मैं कश्मीर गया, वहां मेरी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अगर मेरा प्राणांत भी हो गया तो कश्मीर के लाल चौक से मेरे लहू की धारा राजधानी दिल्ली तक आएगी और वो भारत सरकार को जगाने का काम करेगी। जो डॉक्टर मुखर्जी ने कहा वही सही हुआ और सारे देश ने यह देखा कि डॉक्टर मुखर्जी की गिरफ्तारी कश्मीर में हुई, उनका प्राणांत कश्मीर की जेल में हुआ और उसके बाद भारत सरकार जागी और उसी का परिणाम था तिरंगा झंडा कश्मीर तक पहुंचा। उसी का परिणाम था सुप्रीम कोर्ट का कुछ अधिकार वहां तक पहुंचा और उसी का परिणाम था कि कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होना चाहिए था, जो उस समय प्रधानमंत्री लिखता था, वह मुख्यमंत्री लिखने को विवश हुआ। मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज जो कश्मीर का हिस्सा भारतवर्ष के नक्शे पर दिखाई देता है, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण ही दिखाई देता है। अगर डॉक्टर मुखर्जी का यह बलिदान नहीं होता तो शायद जो तत्कालीन सरकारों की मंशा थी, कश्मीर भी भारत के नक्शे पर नहीं होता। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं, भारत माता की कोख बहुत ही समृद्ध है और भारतीय जनता पार्टी का विचार भी बहुत समृद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा और उसकी कथनी और करनी की एक रूपता, जिसके परिणाम स्वरूप यह यात्रा दिनों दिन प्रबल होती गई, बलवती होती गई। और जो वर्षों से हम मांग कर रहे थे कि धारा 370 समाप्त करो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, यह नारा जन्म से लेकर आज तक हम लगा रहे थे। लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी धारा 370 कभी समाप्त नहीं कर पाएगी। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस समय भी लोगों ने यह सवाल उठाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जो एक रूपता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए उस समय भी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमारे पास मैंडेट फ्रैक्चर्ड है और इसलिए हम धारा 370 को आज खत्म नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एनडीए सरकार चलाएगा और देश में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए काम करेगा। धारा 370 का विषय हो, नागरिकता कानून संशोधन का विषय हो, 3 तलाक का विषय हो, अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण का विषय हो, ये विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं रहे। हम हमेशा ये कहते रहे कि धारा 370 का विषय देश की और एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है और यह देश का विषय है। 3 तलाक का विषय नारी न्याय से जुड़ा हुआ है, यह न्याय का विषय है, अन्याय को न्याय में बदलने का विषय है। और नागरिकता संशोधन कानून लाना, यह निश्चित रूप से भारत में एक तौर से जो लोग शरणार्थी के रूप में हैं उन भाइयों को गले लगाकर और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको न्याय देने का और सम्मान देने का विषय है। राम मंदिर का विषय हमारे लिए हमेशा आस्था का विषय रहा है। हमने उसे कभी राजनीति का विषय न बनाया और न बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कभी इच्छा रही। अगर हमारे लिए यह राजनीति का विषय होता तो हम धारा 370 को 2019 के पहले समाप्त करने का प्रयास करते। हो सकता है उस समय राज्यसभा में हम पारित नहीं करा पाते, लेकिन हमने धारा 370 के लिए कदम उठाया। यह मैसेज हम पूरे देश को और दुनिया को देने में कामयाब होते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए राजनीति और वोट का विषय नहीं थे। जब 2019 में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद पहला संसद का सत्र हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 और 35A समाप्त किया। जब हमारा पहला सत्र हुआ तो हम नागरिकता संशोधन विधेयक लेके आए। जब हमारा पहला सत्र हुआ तो हम चाहते तो 3 तलाक के ऑर्डिनेंस हम 3-4 बार कर चुके थे, राज्यसभा में वो पास नहीं करा पाए थे। अगर वो वोट का विषय होता तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन हमने उसका ऑर्डिनेंस भी जारी किया और जब सत्र आया तो उस सत्र में हमने 3 तलाक के बिल को पारित भी किया। और दूसरी बार सरकार बनने के बाद ही अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर भव्य रूप से निर्माण हो, इसका मार्ग प्रशस्त करने में भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और सरकार की जो भूमिका हो सकती थी उस भूमिका का निर्वाह हम सब लोगों ने ठीक प्रकार से किया। और उसका परिणाम है कि आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। और इस अवसर पर मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम सब महाराष्ट्र की रैली में हैं। मुझे इस बात का निश्चित रूप से हमेशा रंज रहता है, जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, जैसा कि विनय जी कह रहे थे, विनय जी ने कहा कि एक जमाना था विदर्भ के साथ अन्याय होता रहा और एक धारणा बन गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चिंतन क्या है? भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास और संतुलित विकास में भरोसा करती है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी का भी यही संदेश है, सबका साथ सबका विकास, समग्र विकास और संतुलित विकास। और मुझे इस बात का गर्व है कि जब देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को सिद्ध करके दिखाया। आज महाराष्ट्र का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार के समय महाराष्ट्र के इस कोने के साथ पक्षपात हुआ है। केंद्र सरकार की भी योजनाएं, राज्य सरकार के भी अपने इनिशिएटिव, जिन्होंने महाराष्ट्र को एक नई दिशा देने का सफलतम प्रयत्न किया। मुझे ध्यान है, मैं उस समय भी ग्रामीण विकास मंत्री था। देवेंद्र जी मेरे मित्र हैं, हम लोग हमेशा मिलते रहते थे। जलयुक्त शिवाय जो कार्यक्रम था उसने एक तौर से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के क्षेत्र में, वर्तमान आवश्यकता के क्षेत्र में जो काम किया, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी का जितना अभिनंदन किया जाए, मैं समझता हूं उतना अभिनंदन ही कम है। हर मोर्चे पर देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार निश्चित रूप से सफल हुई।
लेकिन बीच में एक समय आया और ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, हम दल सबसे बड़े थे, वोट हमें सबसे ज्यादा मिले थे, लेकिन हमारे एलाइज भटक गए पद के लालच में, मुख्यमंत्री के मोह में, और उद्देश्यहीन एक अलायंस महाराष्ट्र में बन गया। आज 3 दलों की सरकार महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र की क्या हालत हो रही है? इस सरकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र को देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो खड़ा करने का प्रयास किया था, जो एक विकास की फसल लहरा रही थी, उसको तहस नहस करने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से जब हम कोरोना की बात करते हैं, कोरोना से सारा देश प्रभावित है, सारी दुनिया प्रभावित है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते निर्णय लिया, कठोर निर्णय लिया, लॉकडाउन किया, सारी रणनीति बनाई, और उसके कारण कोरोना वायरस को रोकने में काफी सफल भी रहे। नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति थी, उस रणनीति का दुनिया में कई देश अनुसरण कर रहे हैं। हमने देश में भी कोरोना वायरस के सामुदायिक विस्तार को रोकने में सफलता प्राप्त की और दुनिया को एक संदेश देने में सफलता प्राप्त की। जहां दुनिया को इस वायरस के संकट के दौर में दवाइयों की और सहयोग की और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, वह मार्गदर्शन और सहयोग भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारी दुनिया को दिलाया गया। इससे भारतवर्ष की साख सारी दुनिया के राजनीतिक मंच पर बढ़ी है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य है। जब सारे देश में ऐसी परिस्थिति है, तो आखिर महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र सरकार कोरोना वायरस के संकट से क्यों नहीं जूझ पाई? आज हम देखते हैं, चाहे संक्रमित लोगों की संख्या हो, चाहे पॉजिटिव लोगों की संख्या हो, चाहे मृत्यु का आंकड़ा हो, हर मामले में अगर आंकड़ा देखते हैं तो आधा आंकड़ा अकेले महाराष्ट्र का दिखाई देता है। इसका कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में ठीक प्रकार से रणनीति नहीं बनाई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का पूरा संयम रखा और धैर्य रखा कि जब वायरस के सामुदायिक विस्तार की स्थिति थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार को पूरा 2 महीने का समय दिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक वाक्य भी नहीं बोला, सरकार के पीछे सहयोग करने के लिए पूरी ताकत से खड़ी रही। लेकिन जब मामला महाराष्ट्र सरकार के हाथ से निकलता दिखाई दिया, तो भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के अपने सिद्धांत हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना जन आधार है, और महाराष्ट्र में जब हम खड़े हैं तो जनता की नुमाइंदगी करना, जनता की आवाज को बल देना और सरकार के कदम को गति देना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अध्यक्ष दादा पाटिल और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वह काम ठीक प्रकार से संपन्न करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है। आज जब हम नरेंद्र मोदी जी के इस सफलतम नेतृत्व की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो निर्णय वर्ष भर में हुए हैं वो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन 2-3 चीजें मैं आप सबके समक्ष इस अवसर पर जरूर रखना चाहता हूं। आप सबको ध्यान होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी, तो उन्होंने पहली बैठक में कहा था कि उनकी सरकार गांव, गरीब और किसान, मजदूर के लिए समर्पित रहेगी। मैं उनके मंत्रिमंडल का एक सदस्य हूं और सदस्य होना मेरे लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का विषय है। लेकिन मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का हर निर्णय गांव, गरीब, किसान और मजदूर के लिए समर्पित रहा। अगर मैं प्रारंभ से लेकर अब तक के निर्णयों को गिनाऊं तो मुझे लगता है समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन की परिस्थिति हुई, लॉकडाउन की परिस्थिति के समय सारा देश बंद था। बड़े बड़े स्वचालित कारखाने, बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास सारी साधन संपन्नता है, वह भी घर में कैद थे। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के भी दर्शन जनता को उस समय उपलब्ध नहीं थे।
जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की और उसी पैकेज के अंतर्गत आप सबने देखा कि आज देश का कोई भी कोना हो, अगर इस लॉकडाउन की अवस्था में भी हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों में कोई भी भूख से पीड़ित नहीं हुआ। यह नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खाद्यान्न की व्यवस्था की, दालों की व्यवस्था की और जो गरीब लोगों को नगद राशि पहुंचाई जाना चाहिए वह भी पहुंचाने का प्रयत्न किया। आप सब लोगों को मालूम है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और उस समय मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलो, तो उस समय लोगों को लग रहा था ये खाते तो खोलेंगे लेकिन खाते में पैसा कहां से आएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब संकल्प किया तो 36 करोड़ खाते इस देश में खोले गए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इन 36 करोड़ खातों में 20 करोड़ 65 लाख अकाउंट हमारी बहनों के हैं। ये 20 करोड़ 65 लाख बहनें जो गरीब परिवार की हैं, जिनकी क्षमता बैंक में अकाउंट खोलने की नहीं थी, जिनकी बैंक में अकाउंट खोलते समय 100-200 रुपए जमा कर सके ऐसी भी हैसियत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इनका अकाउंट खोला। जितना भी सरकार की ओर से जाने वाली सब्सिडी है, जितनी भी सहायता है, डीबीटी के माध्यम से सिर्फ इनको ही नहीं अनेक क्षेत्रों को पहुंचाना प्रारंभ किया। लेकिन लॉकडाउन के समय जब गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा हुई, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये 20 करोड़ 65 लाख बहनों को हम 500 रुपए की 3 किस्तें उनके खाते में पहुंचाएंगे। यह मेरे विभाग का विषय है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मोदी जी ने जो कहा वो सच हुआ और आज इन 20 करोड़ 65 लाख बहनों को डीबीटी के माध्यम से तीनों किस्तें पहुंच गई हैं और तीनों किस्तों का पैसा ये 30,650 करोड़ रुपया होता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गरीबों तक पहुंचाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त की है।